हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन। जो पॉइंट है आपके आर ओ 2016 के ऑफिशियल सिलेबस में, उस पर आधारित ये सेक्शनल टेस्ट है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यूट्यूब पर। ये हमारे पेड ग्रुप में कंडक्ट हुआ था। आइए चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्यकाल की किस रचना में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो मध्यकाल की आईन अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा बनती है। तो ये है 17.5%। ऑप्शन नंबर सी। तो सेंसस के कुछ फैक्ट जरूर होते हैं आपके एग्जाम में। आर ओ बी ई ओ लेवल के एग्जाम तक तो आते ही आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सी। आगे क्वेश्चन है, जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं। द ग्रेट डिविसिव ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के इतिहास का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास देखा गया था, यानी कि इसमें कमी देखी गई थी जनसंख्या वृद्धि में। 1911 से लेकर के 1921 तक जो है दशकीय वृद्धि में काफी कमी देखी गई थी। क्या कारण रहा होगा इसका, आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के विपरीत क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस दशक में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी एक डिकेड में। ये दर्ज की गई थी 1961 से लेकर 71 तक। ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डोमिनेट्स इन ऑल रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट में लोग किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे बताना है। ऑब्वियसली रूरल लोग जो है खेती करेंगे। खेती आती है प्राथमिक गतिविधि में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, प्राइमरी एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि माध्यमिक गतिविधि क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, यानी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी नहीं है। इसमें है आयरन स्मेल्टिंग, मेकिंग गारमेंट्स और कैचिंग फिश और बास्केट वीविंग। देखिए प्राथमिक एक्टिविटी में क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी में, कि नेचुरल सोर्सेज का दोहन करते हैं डायरेक्टली। आयरन स्मेल्टिंग उस तरह की एक्टिविटी नहीं है। हालांकि जो है इसमें भी नेचुरल सोर्स ही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड होता है। तो आयरन स्मेल्टिंग नहीं होगा। लौह प्रगलन, वस्त्र बनाना, ये भी नहीं होगा। मछली पकड़ना ये डायरेक्ट एक्टिविटी है, नेचुरल रिसोर्स है। फिश और उसी को कैच कर लिया डायरेक्ट जाके, तो ये है प्राथमिक गतिविधि। ये सेकेंडरी नहीं है। तो ये है प्राथमिक गतिविधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ये माध्यमिक में यानी सेकेंडरी में नहीं आएगी, क्योंकि मछली पकड़ना, खेती करना प्राइमरी एक्टिविटी है। अब इन अधिनियमों को व्यवस्थित कर रहा है उस क्रम में जिस क्रम में आए हैं, यानी कि जो अधिनियम सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले रखना है। तो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और द हजार्डस वेस्ट एक्ट, तो ये कब कब आए थे। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में जो है इन सारे के ईयर जो है मेंशन करे हुए हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। द वेस्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 में। अमेंड किया गया इसको 1988 में। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, ठीक है। इसको 1974 में और 1988 में अमेंड किया गया। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, अमेंड किया गया 1988 में, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा 1342, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1342। जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है। तो जनगणना ऑब्वियसली जो है यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कारकों की व्याख्या प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता में दी जा सकती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। तो लागत बचत होगी ऑब्वियसली जब पोल्यूशन कंट्रोल होगा। पोल्यूशन को जो है अगर कंट्रोल्ड रहेगा तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा मेजर्स या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं खर्च करना पड़ेगा, करेक्ट है। और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कमी रहेगी, ये भी करेक्ट है। और स्वास्थ्य के खतरों को तो कम होना ही होना है अगर पोल्यूशन कंट्रोल किया गया तो। ये तो सारे के सारे हमारे सही कारक बैठेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमोबाइल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है CO, ये जो है किस तरीके के प्रदूषण में योगदान करता है। तो ऑटोमोबाइल का धुआं डायरेक्टली करता है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ये सारे के सारे टर्म्स आपके एनसीईआरटी बुक से हैं। लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग में, करेक्ट है। और टेट्रा क्लोरो इथीन, इथेन का यूज़ कहाँ पर होता है, टेट्रा क्लोरो इथीन का।
इसको यूज़ नहीं होता है, इसको बताया जाता है सस्पेक्टेड कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कारक, तो सस्पेक्टेड कार्सिनोजन हो सकता है इसका आध्यात्मिक यूज़। और फिर है सोडियम क्लोरेट, तो सोडियम क्लोरेट एक हर्बिसाइड होता है, ये भी करेक्ट है। और कौन सा हर्बिसाइड होता है बताइए आप कमेंट करके सोडियम क्लोरेट के अलावा। बायोगैस जो है बेसिकली मिथेन होती है, ठीक है, इसमें इथेन दिया हुआ, ये रॉन्ग हो गया। इथेन कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी बायोगैस, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है उसमें, H2S भी होता है। तो ये वाला जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बायोगैस जो है इसको मिथेन लिखना चाहिए था, इथेन नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के अधिक बच्चों में अधिकतम लिंगानुपात के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 0 से 6 वर्ष के बच्चों में लिंगानुपात बताना है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों में अधिकतम लिंगानुपात पाया जाता है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपका अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, नॉट करेक्टली मैच। तो DDT यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो सॉरी, इसका होता है फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो DDT ये कीटनाशक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रीन फ्यूल जो है प्लास्टिक गार्बेज से बनता है। ग्रीन फ्यूल के बारे में हमारी NCERT क्लास 11th में दिया हुआ है, फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग, इट कंटेन्स नो लेड एंड हेंस नोन एज ग्रीन फ्यूल, ठीक है। लेड फ्री फ्यूल होता है ग्रीन फ्यूल। उसके बाद में ओजोन होल के सामने लिखा है साउथ पोल, तो ये भी जो है गलत नहीं मिलाया है, सही मिलाया है। ओजोन होल जो है जनरली आपको देखने को मिलता है साउथ पोल में, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ओनली साउथ पोल में देखने को मिलता है। अभी APO के GS पेपर में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाला, 2 स्टेटमेंट थी कि क्या ओजोन छिद्र आपको केवल साउथ पोल में देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन साउथ पोल में प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, केवल साउथ पोल में नहीं, लेकिन साउथ पोल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक ही बच रहा है, तो हमारा यही आंसर होगा। अत्यधिक फ्लोराइड से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं होता है। नाइट्रेट में जब ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट हो जाता है 50 PM से ऊपर, ppm से ऊपर, पार्ट पर मिलियन से ऊपर आपका नाइट्रेट कंटामिनेशन हो जाता है, तो मेथीमोग्लोबिनिया हो जाता है, जिसको हम लोग जनरल भाषा में ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कंटामिनेशन आपको ध्यान रख सकते हैं, जैसे लेड से क्या होता है, लेड कंटामिनेशन अगर पार्ट्स पर बिलियन 50 के ऊपर चला गया तो ये किडनी को, लीवर को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में 2 ppm से ऊपर, तो मॉटलिंग ऑफ टीथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बार फिर से, कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो वाटर हायसिंथ जो है, इसके बारे में अभी UP टेट पेपर में पूछा गया था, UP TET में। जल जलकुंभी, इसको क्या हम ओडिशा का आतंक बोलते हैं? नहीं, ये जो है इन्वेसिव स्पीशीज होती है, लेकिन ये ओडिशा का आतंक नहीं है, टेरर ऑफ बंगाल है, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ। ऑब्वियसली यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। वाटर हायसिंथ जो है टेरर ऑफ ओडिशा नहीं है, टेरर ऑफ बंगाल है। एल्गल ब्लूम जो है ये किसके कारण होता है? यूट्रोफिकेशन कारण, तो ये सही मिलाया है। थिनिंग ऑफ एगशेल, ठीक है, एगशेल जो है अंडों का खोल जो होता है, पंछियों के अंडों का खोल, वो थिन हो जाता है बायो मैग्निफिकेशन कारण, ये भी करेक्ट है। और डॉप्सन्स यूनिट से हम ओजोन मापते हैं, ये भी करेक्ट है। तो BCD तीनों करेक्ट हो गए, इनकरेक्ट है ओनली 1। प्रश्न नंबर 16 है, सेंसस 2011 में, मतलब हम कह सकते हैं 2001 से लेकर 2011 के दशक तक आपको निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखने को मिलती है? तो एक दशक में निरक्षर व्यक्तियों में सर्वाधिक कमी देखी गई थी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2011 की सेंसस के हिसाब से विकलांगों को कितने वर्ग में बांटा गया था? तो विकलांगों को बांटा गया था 7 वर्ग में, हालांकि अब ये वर्ग बढ़ा दिया गया है। अब कितनी जो है टाइप हो गई डिसेबिलिटी की, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सेंसस जनसंख्या स्थिरता कोष यानी कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि दिल्ली हैज द मोस्ट अर्बन एंड रूरल लिटरेट पॉपुलेशन अमंग द यूटीज। संघीय क्षेत्रों में, संघ शासित प्रदेशों में यूटीज में सर्वाधिक शहरी और ग्रामीण साक्षर जनसंख्या दिल्ली में है। फिर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी साक्षर लोग हैं और उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण साक्षर लोग हैं।
कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है लैंड है, इसमें जो है लेबर लगता है और मशीनरी लगती है, टूल्स लगते हैं। तो आपके बी, सी और डी ये सारे जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, लैंड, टूल्स और लेबर। मार्केट क्रेडिट जो है ये जो जरूरी नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डैश है और शहरी क्षेत्रों में डैश व्यक्ति प्रतिदिन है। तो बताना है ये कैलोरीफिक वैल्यू रिक्वायरमेंट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो कितनी है। तो रूरल एरियाज में है आपकी ये 2400 कैलोरी और अर्बन एरियाज में है 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनरेगा का या फिर MNREGS का मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो गरीबों की आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना ये जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। सामाजिक समावेशन को निश्चित रूप से सुनिश्चित करना बिल्कुल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमुख गोल है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना इसका कार्य है। ये सारे इसके कार्य हैं। जॉब कार्ड इशू करना ये इसके कार्य प्रणाली का हिस्सा है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ये जो है कार्य प्रणाली का हिस्सा है। इनमें से कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है एनसीईआरटीज में गिवन है उसको हम देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ये 1993 की नहीं है, तो ये जो है, एक मिनट, एक्चुअली ये सही है। ठीक है, 1993 की है ये। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 की है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो है 1999 की है। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1996 का नहीं है। ठीक है, तो खाली ये वाला जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ऑप्शन नंबर 4। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओनली 4, ऑप्शन नंबर ए। समन्वित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर डैश को शुरू की गई थी। तो समन्वित बाल विकास योजना आई थी 2 अक्टूबर 1975 को, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सामुदायिक वितरण प्रणाली जो है डैश के अंतर्गत काम करती है। द कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क्स अंडर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, कथन ए और फिर दिया हुआ है आपका आर, यानी कि जो रीजन है। ठीक है, स्टेटमेंट और अजर्शन वाला, अजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अजर्शन पहले पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है, फिर ये 4 ऑप्शन है, इनको जो है आंसर करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में आपने देखे होंगे पिछले 1-2 साल में। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग पहले। स्टेटमेंट कह रहा है कि केरल में मूलभूत चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था के उपबंध हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अच्छा, स्टेटमेंट कह रहा है कि केरल हैज़ वेरी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केरल में शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम है। और उसका रीज़न दिया हुआ है इन्होंने कि देर आर प्रोविजंस फॉर बेसिक मेडिकल एंड एजुकेशन सिस्टम इन केरला। तो हमको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए गलत है, आर सही है, या फिर ए गलत है, आर सही है। ठीक है, मतलब आर गलत है, ए सही है। तो इस पर से बताना है सही क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअली कौन सा सही है। लोग इसमें गलती यही करते हैं कि रीजन बैठाने में लग जाते हैं। पहले ये देखना है इसमें कि क्या दोनों फैक्ट सही हैं। केरल के पास क्या लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है? हाँ बिल्कुल, साउथ के राज्यों में केरल में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और वहाँ पर बेसिक मेडिकल और एजुकेशन के प्रोविजन से यही इसका कारण है। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर ए। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर या आईएमआर उन शिशुओं की संख्या को इंगित करता है जो उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेक्ट डेफिनेशन है आईएमआर की? करेक्ट है ये। ठीक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद है कि साक्षरता दर 7 या उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को मापता है, यानी कि लिटरेसी रेट जो है
proportion of literate population in the age group of 7 and above, यानी कि 7 वर्ष के ऊपर के लोगों में कितनी साक्षरता या निरक्षरता है उसको मापता है लिटरेसी रेट। करेक्ट है ये। तो दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे यहाँ पर करेक्ट, 1 and 2 बोथ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि आप बताइए कि नेट अटेंडेंस अनुपात 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या और समान आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत का अनुपात है। ठीक है। और फिर है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 यानी कि सी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 3 कारकों से बनती है, शैक्षिक स्तर भी है, प्रति व्यक्ति भी है, आय भी है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ भी है। तो ये वाला जो है इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई की गणना मीटर में ऊंचाई के वर्ग द्वारा डैश में वजन को विभाजित करके की जाती है। तो विभाजित किया जाता है वजन को किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कृषि जो है प्राथमिक सेक्टर की गतिविधि है, करेक्ट है। ऑयल प्योरीफायर फैक्ट्री जो है तेल शोधन कारखाना, ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, बिल्कुल करेक्ट। आपका बैंक जो है टर्सरी सेक्टर में आएगा, सर्विसेज में, करेक्ट। लेकिन जो आपका पेट्रोल पंप है ये आपका सेकेंडरी में नहीं आएगा। ठीक है, पेट्रोल पंप आएगा टर्सरी में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन इसमें, सी। पेट्रोल पंप जो है ये आएगा टर्सरी में, ये सर्विसेज में आएगा। तेल शोधन कारखाना आएगा सेकेंडरी में, लेकिन पेट्रोल पंप जो है टर्सरी में ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक बार फिर से अजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले जो है अभिकथन यानी अजर्शन दिया हुआ है और फिर उसका कारण। तो अजर्शन दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, प्राथमिक क्षेत्रक आज भी भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। और आर दिया हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है, पिछले कुछ दशकों में भारत का तृतीय क्षेत्र तेजी से उन्नत हो रहा है। तो आपको बता दें इसमें जो है पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि प्राइमरी सेक्टर आज भी, आज की डेट तक जो है सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो इंडिविजुअली इस बात करेक्ट है। अब दूसरी बात पढ़ के देखते हैं इसको रीजन ना मानते हुए पहले कि क्या ये बात पूरी लिखी हुई सही है कि नहीं रीजन वाली। इंडिया टर्सरी सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। तो हाँ बिल्कुल, पिछले 20 सालों में जो बूम हुआ है आप देखेंगे 2000 के बाद से लेकर के इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन, फिर डेटा, फिर जो है हम आगे बढ़ते हुए आईटी से बढ़ते हुए जो है सीएस से बढ़ते हुए अब आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले दौर में। तो हाँ बिल्कुल टर्सरी और क्वार्टरनरी सेक्टर ने ग्रोथ देखी है। तो दोनों जो है इंडिविजुअली सही है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें आर से हमको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो है आज भी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर क्यों है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो ए और आर दोनों करेक्ट तो हैं, लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर ए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो अब खैर ये अपडेट हो गया है, अमेंड हो गया है इस एक्ट, अमेंडमेंट हो गया इस एक्ट में, कितनी राशि का वाद जो है निपटान किया जा सकता है। तो 3 स्तरीय इसमें वाद निपटान होते हैं। उसमें अब 10 करोड़ से ऊपर भी का भी कर सकते हैं। हम इसमें डी बनाएंगे क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था तब एक्ट नहीं पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। मोर देन 1 करोड़, मोर देन 10 करोड़ यहाँ पर हम कह सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो तृतीय स्तर की अदालत है वो 10 करोड़ से ऊपर के वादों की भी सुनवाई कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि नए एक्ट में साफ कहा गया है कि जो रीसेल करने के लिए उत्पाद खरीदते हैं उनके मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी, खाली कंज्यूमर से संबंधित वादों का निपटान कंज्यूमर कोर्ट्स में किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, पहला स्टेटमेंट है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और दूसरा लिखा है कि हरित क्रांति का द्वितीय चरण 1960 और 1970 तक जारी रहा था। ठीक है, मिड 1960 से मिड 1970 तक जारी रहा। तो इसको बता दें आपको कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, लेकिन इसका सेकंड फेज जो है ये इसमें नहीं चला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पहला फेज और सेकेंडरी फेज कब से कब तक चला था रफली। क्वेश्चन नंबर 33 पहला स्टेटमेंट है कि जूट और कपास जैसी फसलों को हरित क्रांति में शामिल किया गया था। ठीक है, क्रॉप्स लाइक जूट एंड कॉटन वर नॉट इंक्लूडेड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा हाँ, इसमें लिखा है नहीं शामिल किया गया था, ये लिखा हुआ है। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जूट और कपास को नहीं शामिल किया था।
जो हमारे खाने पीने वाले उत्पाद हैं उनको सबसे पहले शामिल किया। उसमें सबसे पहले वीट इंपॉर्टेंट है, राइस को भी थोड़ा ही एक्सपोजर मिला था, सबसे इंपॉर्टेंटली वीट पर किया गया था काम। ठीक है। हरित क्रांति के प्रथम चरण में गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों को लक्षित किया गया था, ये भी करेक्ट है। ठीक है। इसको कभी कभी वीट रिवॉल्यूशन भी कह देते हैं, इसके क्रिटिक्स जो होते हैं। तो करेक्ट है ये। हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा 33 का ए, यानी कि 1 and 2 बोथ करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। पहला है कि मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी, ये करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मिड डे मील स्कीम जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ये रॉन्ग है। इसमें कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी करता है इसको प्रोक्योर। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, ये करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? एक्चुअली इसमें पूछा है कि कौन सा जो है नॉट करेक्ट है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट में हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, क्योंकि 1 and 3 तो करेक्ट है, ओनली 2 जो है ये नॉट करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत नहीं आता है आपका मिड डे मील स्कीम, ये काम करती है एचआरडी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताना है, मानव पूंजी का संवर्धन कैसे किया जा सकता है? ऑन जॉब ट्रेनिंग देकर, स्वास्थ्य पर व्यय करके, शिक्षा पर व्यय करके, या उपरोक्त सभी? तो सभी से ही हम ह्यूमन कैपिटल को जो है संवार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उनको ट्रेनिंग देकर, उनकी हेल्थ पर खर्चा करके, उनकी एजुकेशन पर खर्चा करके ह्यूमन कैपिटल को उनका संवर्धन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन से, श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब चुनना है, कौन सा गलत है ये बताना है। जैविक खेती में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होता है और बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये करेक्ट है। बाद में लिखा है कि शेल्फ लाइफ जो है, जो गुड्स ग्रो किए जाते हैं, मतलब जो वस्तुएं उगाई जाती हैं जैविक खेती के थ्रू, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली फर्स्ट सेकंड वाला जो है करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हम केवल मतलब जैविक खेती में बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। HYZ का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, HYZ का तो यूज़ हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा फर्स्ट ओनली, यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। हाई यील्ड वैरायटीज बिल्कुल नहीं यूज़ हो सकती है जैविक खेती में, ये खाली जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय इस्तेमाल की गई थी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर? वैसे तो सारे करते हैं, लेकिन मेजर करता है सी, UNCED। ऑप्शन नंबर सी। हमको बताना है कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने से संबंधित है, करेक्ट है ये। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से, ये भी करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा डी, यानी दोनों ही करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम संस्करण कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 1950 से 1951 में। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति सर्वाधिक किस क्लास को प्रभावित करती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, क्रेडिटर। ऑप्शन नंबर ए, लेनदार को सबसे अधिक घाटा होगा इसमें। इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान किए गए हैं? कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधान किए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, जो बार बार अमेंड भी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी की गणना करने के लिए आधार वर्ष इस समय क्या है? तो जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष है 2011-2012। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है बफर स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए, बफर स्टॉक। देखिए वैसे तो सारे हैं, वैसे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है, फेयर प्राइस शॉप्स भी है, और मिड डे मील भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है बफर स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लेन देन के लिए स्वीकार्य मूल्य न्यूनतम 50 पैसे का सिक्का है। ठीक है, ये करेक्ट है। 50 पैसे के नीचे के सिक्के का भुगतान लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। 25 पैसे बंद किए जा चुके हैं, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। 1 and 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। कैटेलिटिक कन्वर्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है,
ईयर मफ्स हैं और लैंड फिल्स हैं। तो कौन कौन से जो है सही मिलाना है, हमको मैचिंग करनी है इसमें। कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ होता है वाहनों में, उसमें जो है CO और NOs को कंट्रोल करने के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए नोबल मेटल यानी कि प्लैटिनम वगैरह का यूज़ करके साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं। तो ये इससे मेल खाता है। पार्टिकुलेट मैटर जो है ये किससे संबंधित है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, जो पार्टिकुलेट मैटर को छान देता है। ठीक है, तो ये इससे मेल खाता है। ईयर मफ जो है उच्च शोर स्तर से बचने के लिए लगाए जाते हैं कानों में। और लैंड फिल्स जो है ये एक प्रणाली है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ए। इस तरीके से ये मैच हो जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय है फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी। मौद्रिक नीति समिति के सृजन की सिफारिश किस समिति ने की थी? मौद्रिक नीति सृजन की सिफारिश की थी उर्जित पटेल कमेटी ने। ऑप्शन नंबर डी। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक हैं श्री हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताना है। कॉलम 1, कॉलम 2 है। अधिकतम TFR जो है क्या ये दिल्ली में है? टोटल फर्टिलिटी रेशियो नहीं। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। हाईएस्ट MMR जो है ये असम में है, करेक्ट है ये। उसके बाद जो है लोवेस्ट बर्थ रेट अंडमान निकोबार में है, ये भी करेक्ट है। लोवेस्ट TFR जो है बिहार में बिल्कुल नहीं है, हाईएस्ट TFR है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है, हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4 जो है ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी। लोवेस्ट TFR नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट TFR होना चाहिए। और दिल्ली में जो है ये लोवेस्ट TFR होना चाहिए। तो ये दोनों जो है सही मेल नहीं खाते हैं। बाकी हाईएस्ट MMR जो है असम में और लोवेस्ट बर्थ रेट अंडमान निकोबार में।